हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। वो संदूक उन्हें बहुत अजीज़ था। आथर मॉम ने मुझे बताया कि उन्होंने कई बार उसके बारे में बात करने की कोशिश की, पर पिताजी ने हर बार उन्हें टाल दिया, कोई ना कोई बहाना बना के। पता नहीं क्यों, पता नहीं उस संदूक में ऐसा क्या था। और उसके बाद जानते हो उन्होंने मुझे मेंटल असाइलम भेज दिया था। और जब मैं यहाँ वापस आया तब मेरा बस एक ही काम, एक ही लक्ष्य रह गया था। मैं बस जानना चाहता था कि वो सच में हमारे पिता हैं भी या नहीं। पता नहीं क्यों आथर, तुम्हें मेरी बातें अजीब लग रही होंगी, पर ये बात सच है। उन्होंने जैसा बर्ताव हमारे साथ किया, वैसा कोई पिता अपने बच्चों के साथ नहीं करता। उन्होंने हमें अलग कर दिया, हमें हॉस्टल भेज दिया, तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना पड़ा और मुझे 5 साल एक मेंटल असाइलम में बिताने पड़े। तुम्हें नहीं पता मैंने वहाँ कैसा महसूस किया आथर। वो 5 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे बुरे 5 साल थे। इन 5 सालों में ऐसा लग रहा था मैं दुनिया से बिल्कुल कट गया हूँ। क्या हो रहा है इस दुनिया में कुछ नहीं पता था। दुनिया ने कितनी तरक्की कर ली, मेरे साथी, मेरे दोस्त सब मुझसे अलग हो गए। पागल खाने में रहते हुए ऐसा लगता था कि एक दिन मैं खुद पागल हो जाऊंगा। लोगों की रोने की, चिल्लाने की और चीखने की आवाज़ें बार बार कानों में पड़ती थी। कुछ पागल ऐसे जो बार बार एक ही बात दोहराते रहते थे, और इन सभी चीज़ों को सुनकर ऐसा महसूस होता था कि एक दिन मैं भी पागल हो जाऊंगा। आथर, पर जब मैं वहाँ से निकला तब मैंने ये पक्का कर लिया था कि मैं अब चुप नहीं बैठूंगा। आथर, अब हम बच्चे नहीं रह गए। जब तुम वापस आओगे तब उम्मीद करता हूँ कि हम एक साथ ये काम करेंगे। अब तक मैं काफ़ी कुछ पता लगा चुका हूँ आथर, और जल्दी ही इस खेल से पर्दा उठ जाएगा। जानते हो, जब मैं अपने मॉम के पास वापस गया तब उन्होंने मुझे कई और चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि जब पिताजी उस लड़ाई से वापस आए तब वो बहुत बदल गए थे। पहले वो जिस तरह माँ के साथ बात किया करते थे, उनके साथ बाहर जाया करते थे, हमारे साथ वक्त बिताया करते थे, उन्होंने वो सब कुछ करना छोड़ दिया था। यहाँ तक कि खाने पीने के बारे में भी उनकी पसंद बहुत बदल गई थी। और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें। मॉम ने सबसे आखिर में मुझे सबसे अजीब बात बताई। उन्होंने बताया कि उन्होंने काफ़ी दिनों से एक बात पर गौर दिया कि रात के वक्त अचानक ही हमारे पिताजी उठकर कहीं चले जाते हैं और फिर सुबह तक वापस नहीं आते। उन्होंने ये कई बार होते हुए देखा। वो बिना बताए, बिना कुछ कहे सुने घर से बाहर निकल जाते थे। एक दो बार मॉम ने उनसे बात करने की कोशिश भी की, पर कुछ कह नहीं पाई, और ऐसा होना आम हो गया। उन्होंने कहा कि वो बहुत डर जाती थी, बहुत परेशान हो जाती थी। उन्हें लगा कि हो सकता है लड़ाई के माहौल ने उन्हें बदल दिया हो, उनके दिमाग पर इसका असर पड़ा हो। वो बहुत दिनों तक घर से बाहर रहे थे आथर, पर ऐसी कोई बात नहीं थी। वो जब भी घर से बाहर निकलते थे, अक्सर गांव पे जानवरों का हमला हुआ करता था। मॉम डर जाया करती थी कि कहीं अगर उस जानवर ने उन पर भी हमला कर दिया तो हमारी रही सही उम्मीद भी छूट जाएगी। पर जानते हो, अब मेरा नज़रिया थोड़ा बदल चुका है आथर इस चीज़ के बारे में। शायद मैं ये जानने के बहुत करीब पहुंच गया हूँ कि वो रातों के वक्त कहाँ जाया करते थे। आथर, एक रात जब डैड घर से बाहर थे तो मैंने एक बार फिर से उस संदूक को खोलने की कोशिश की। मैं उनके उस छुपे हुए कमरे में गया। वहाँ जाने के बाद मैंने लाइट्स ऑफ कर दी। मैं नहीं चाहता था कि किसी को कोई भी अंदाज़ा लगे कि मैं वहाँ पर हूँ। फिर मैंने उस संदूक को खोलने की कोशिश की। उस पर एक अजीब किस्म का पुराना ताला बंधा हुआ था, जिस पर किसी तरह का पुराना
मोम लपेटा हुआ था। मैं बहुत कोशिश के बाद भी वो संदूक खोल नहीं पाया और आखिरकार जब मैं वापस जाने लगा उस वक्त मेरी नज़र वहाँ एक अजीब चीज़ पर पड़ी। मैंने वहाँ फर्श की ओर देखा। अंधेरा पूरे कमरे में फैला हुआ था। मैंने अपनी टॉर्च भी बंद कर दी थी और इस वक्त वहाँ मुझे ज़मीन के नीचे से एक रोशनी की पतली लकीर नज़र आई। मैं उसे देखना चाहता था, फिर मुझे अचानक ही घर के दरवाजे पर कोई आहट सुनाई दी और मैं फ़ौरन वहाँ से बाहर निकल गया। अगले ही दिन मैंने मौका पाकर फिर से उस कमरे में जाने की कोशिश की। मैंने एक बार फिर से वो नीचे का तहखाना देखने की कोशिश की, पर जब मैं उसका दरवाज़ा खोल ही पाया तब घर में कोई आ गया था और मुझे फिर से नाकामी ही हाथ लगी। जानते हो आथर, मैं ये सारा काम तब करता हूँ जब वो घर पर नहीं होते। मैं उन्हें बताना भी नहीं चाहता कि मैं यहाँ आ गया हूँ। वो शायद जानते भी नहीं है कि मैं उनकी गैर मौजूदगी में घर में आता जाता हूँ। अगर मैं उनके सामने गया तो मुझे डर है कि उन्हें शक हो जाएगा और वो फिर कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मुझे बहुत सावधानी से ये काम करना पड़ रहा है। आथर, मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत ज़रूरत महसूस होती है। काश कि तुम मेरे साथ होते मेरे भाई, काश हम एक साथ होते। पर कोई बात नहीं, जब ये ठीक हो जाएगा हम एक बार फिर से एक साथ होंगे, अच्छे भाइयों की तरह। जानते हो आथर, काफ़ी दिनों तक नज़र रखने के बाद आखिर मुझे एक बात पता चली। मुझे पता चल गया कि पिताजी उस संदूक की चाबी कहाँ रखते हैं। वो उस संदूक की चाबी हमेशा अपने गले में एक चैन से बांध कर रखते थे। उनके गले में वो जो लॉकेट पहनते थे वो चाबी भी उसी से जुड़ी रहती थी और वो अक्सर उनके शर्ट के नीचे छुपी रहती थी। पर एक रोज़ मैंने उसे देख लिया और जब वो नहाने गए उन्होंने वो लॉकेट उतारा। मैंने फ़ौरन उसी वक्त एक मोम के टुकड़े पर उस चाबी के निशान ले लिए और फिर अपने एक पुराने दोस्त से उसकी नकली चाबी बनवा ली। पर जब तक ये काम चल रहा था मैंने चैन की सांस नहीं ली। मैं बाहर गया, इस शहर से बाहर। डैड के कुछ बहुत पुराने दोस्तों से मिला जिनके बारे में मॉम ने ही मुझे बताया था। वो डैड के साथ सेना में थे। जब मैं उनके पास गया तब उन्होंने मुझे कुछ चौंकाने वाली बातें बताई। उन्होंने कहा कि वो आखिरी लड़ाई जो डैड ने लड़ी थी और उसके बाद वो वापस सेना में नहीं गए, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। वो आखिरी लड़ाई वाकई में बहुत ख़तरनाक थी। उन्होंने कहा कि कुछ घुसपैठिए देश में घुसपैठ कर रहे थे और उनसे लड़ने के लिए उनकी टुकड़ी को भेजा गया था। जब वो उन घुसपैठियों पर हमला करने वाले थे तभी उन पर वहाँ जंगलों में रहने वाली एक पुरानी आदिवासी जनजाति ने हमला कर दिया। वो बहुत थे, वो उस जंगल के इलाके से अच्छे से वाकिफ़ थे और पेड़ों की ओट में छुपकर उन पर वार कर रहे थे, जहर भरे तीर। और उनमें से कई वहाँ मारे गए और उनमें से कुछ ही अपनी जान बचा पाए। उन्होंने कहा कि हमारे डैड और जेरी वो एक साथ भागे। उन्होंने कहा कि जेरी डैड का बहुत अच्छा दोस्त था और वो हाल ही में इस सेना में भर्ती हुआ था। उन्होंने कहा कि जेरी का बर्ताव सबके लिए बहुत अच्छा था और वो बेचारा बहुत ही गरीब ख़ानदान से था। उसके परिवार में उसके माता पिता नहीं थे। उसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी तकलीफ़ें झेली थी, पर जब वो यहाँ हम सब के साथ आया तब वो सबके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गया और ख़ासकर हमारे डैड के साथ। उन्होंने बताया कि वो हमारे डैड का अच्छा दोस्त बन गया था और वो अधिकतर वक्त एक साथ रहते थे और जब वो वहाँ से भागे उस वक्त भी वो एक साथ ही थे। पर जब वापसी का वक्त आया तो सिर्फ डैड ही वापस आए। जेरी मारा गया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक तस्वीर दिखाई और वो तस्वीर देखने के बाद मुझे एक झटका सा लगा। जानते हो क्यों आथर? वो इसलिए कि जब मैंने वो तस्वीर देखी मैंने देखा उनकी पूरी टीम एक साथ खड़ी थी। वो पूरी टुकड़ी, वो सभी साथी वो एक साथ थे वहाँ
और वहाँ जेरी भी था। वो डैड के ठीक बगल खड़ा हुआ था और उनकी कद-काठी बिल्कुल एक जैसी थी, बस उनकी आंखों के रंग में थोड़ा फ़र्क था। जेरी की आंखें थोड़ी नीली थी, वो यूरोप से था, और हमारे डैड की आंखें तुम जानते ही हो कैसी हैं। फिलहाल मुझे इतना कुछ पता चला। उसके बाद मैंने जेरी के बारे में और जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की। उसके बाद मैंने उनसे कुछ आखिरी सवाल किए और उनसे जानने की कोशिश की कि जेरी का घर और परिवार कहाँ है। तब उन्होंने मुझे बताया और फिर एक लंबा सफ़र तय करने के बाद मैं यूरोप पहुंचा, जेरी के परिवार के पास। और जब मैं उसके परिवार के पास पहुंचा, मैंने उसके परिवार के लोगों से बात करने की कोशिश की। मैंने उनसे बात की। उन्होंने मुझे कुछ ख़ास नहीं बताया, पर हाँ, उन्होंने मुझे इतना ज़रूर बताया कि जेरी के मर जाने के बाद उन्हें उनका शरीर नहीं मिला था। उन्हें बताया गया कि जेरी का शरीर जलकर राख हो गया है और इसलिए उन्हें वो भेजा नहीं जा सकता। जेरी का अंतिम संस्कार भी यहीं किया गया। उसे यहीं किसी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। जब मैंने कुछ और जानकारी निकालने की कोशिश की, तब पता चला कि जेरी का शरीर वाकई इतनी बुरी तरह जल गया था कि उसे पहचानना तक मुश्किल हो गया था। या यूँ कहूँ कि उसके शरीर के सारे हिस्से एक साथ नहीं मिले थे। उसके शरीर के कई टुकड़े थे जो ढूंढने पर मिले थे। खैर, इससे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिली मुझे, पर फिर भी मेरा शक अभी भी कायम था। मैं अभी भी कुछ सोच रहा था आथिर। उसके बाद जब मैं वापस घर आया, तब मेरा चैन और सुकून और बर्बाद हो गया। मैं रातों को सो नहीं पाया करता था आथिर। और फिर मैंने एक फ़ैसला लिया। मैंने फ़ैसला लिया कि अब मैं और डर कर काम नहीं करूँगा। उस रात जब पिताजी घर पर नहीं थे, मैं घर गया, उस कमरे में गया और उसके बाद वो तहखाना खोला। उस तहखाने को खोलने के बाद जब मैं अंदर दाखिल हुआ, वहाँ बहुत गहरा अंधेरा था, पर मेरे हाथ में एक लाइटर था। मैंने वो लाइटर जलाया और आसपास की चीज़ें देखने की कोशिश की। यहाँ पर बहुत सा पुराना सामान रखा था, कुछ डब्बे, कुछ मूर्तियाँ, कुछ कर्टन्स, ऐसी ही चीज़ें। उसके बाद मुझे एक पुराना डब्बा नज़र आया। उस पर कोई लिखावट नहीं थी, पर मैंने जब उसे खोला तब उसमें मुझे कुछ पुराना सामान नज़र आया। कुछ पुरानी घड़ी, पुरानी किताबें, तस्वीरें, एक वॉलेट। पर अंधेरा इतना ज़्यादा था कि मैं ठीक से कुछ देख नहीं पाया। और उसके बाद मैंने फ़ैसला लिया कि मैं पूरी रात वहीं गुजारूंगा, बल्कि तब तक वहाँ रुकूंगा जब तक कि वहाँ कोई आता नहीं। और जानते हो, मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। रात के वक्त ही अचानक मैंने छत पर किसी के होने की आवाज़ सुनी, मतलब कि कमरे में कोई था। और फिर एक एक करके वो दरवाज़ा खुला। एक साथ बहुत सी रोशनी अंदर आई और मैं फ़ौरन किसी छुपने की जगह को तलाशने लगा। और फिर कुछ देर बाद मुझे एक बड़ा डब्बा नज़र आया जिसके पीछे मैं आसानी से छुप सकता था। ये एक लकड़ी का बैरल था। मैं उसके पीछे जाकर छिप गया और मैं वहीं छिपकर सब कुछ देखने लगा। जो भी कमरे में दाखिल हुआ था, उसने अपने हाथ में एक छोटी सी लैंटर्न ले रखी थी और उसकी हल्की रोशनी में मैं उसका चेहरा देख पा रहा था। जानते हो आथिर, ये चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। पर जानते हो, उस हल्की सी रोशनी में मुझे उसका जितना चेहरा नज़र आया, उस पर मैंने उसकी आंखें साफ साफ देखी। और जानते हो, उसकी आंखों का रंग कैसा था? उसकी आंखों का रंग गहरा नीला था आथिर, गहरा नीला रंग। और उसके बाद मैं उसकी बाकी चीज़ों को देखने लगा, पर वहाँ अंधेरा इतना ज़्यादा था कि मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया। उसने वो लैंटर्न अपने हाथ में अपने चेहरे के करीब पकड़ी हुई थी और मैं उसका चेहरा कुछ हद तक देख पा रहा था, पर उसे पहचान नहीं पा रहा था। उसके चेहरे पर
दाढ़ी उगी हुई थी और बाल भी काफ़ी लंबे हो गए थे। उसने अपने हाथ में एक अजीब सी चीज़ पकड़ रखी थी, एक अजीब खाल का टुकड़ा। और ऐसा लग रहा था मानो वो किसी पुराने जानवर की खाल हो, और फिर उसने वो खाल का टुकड़ा वहीं ज़मीन पर रख दिया और उसे एक डब्बे में बंद कर दिया। उसके बाद उसने उस बक्से को वहीं छोड़ दिया और ख़ुद ऊपर के दूसरे कमरे में चला गया। मुझे काफ़ी देर तक वहाँ से उसके चहलकदमी करने की आवाज़ें आती रहीं, और इससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो अभी भी वहीं था, उसी कमरे में, और मैं बाहर नहीं आ सका। और उसके बाद तकरीबन 2 घंटे बाद वो वापस नीचे आया, और वहाँ आने के बाद उसने एक बार फिर से वो बक्सा उठाया, उससे वो खाल का टुकड़ा निकाला। मैंने देखा, और उसके बाद उसने उसे ओढ़ लिया। और उसे ओढ़ने के बाद पता नहीं, मैं ठीक से देख नहीं पाया या मेरा भ्रम था, वो खाल का टुकड़ा कहीं गायब हो गया, मानो वो उसके शरीर का ही एक हिस्सा हो। मुझे वो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था अंदर। उसने अभी भी वो छोटी लैंटर्न ले रखी थी, और उसकी रोशनी अभी भी वैसी ही थी, बहुत हल्की। मैं कुछ नहीं देख पा रहा था। उसने अपना चेहरा दीवार की तरफ कर लिया था, और मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर पहले से कुछ बदल गया है। बहुत थोड़ा ही अंतर था पहले से, पर हाँ, कुछ अंतर ज़रूर था। इसने इस बार वो लैंटर्न ज़मीन पर रखी हुई थी, और मुझे थोड़ा बहुत उसका शरीर नज़र आ रहा था। और उसके बाद अंधेरे में कुछ ऐसा हुआ कि मेरा दिमाग बिल्कुल घूम गया था। मैंने उसे बदलते हुए देखा। मैंने उसे किसी खूंखार जानवर में बदलते हुए देखा, कोई अजीब सा ही जानवर जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जैसे कोई शैतान हो। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया। वो कुछ देर उसी तरह खड़ा रहा ज़मीन पर, और उसके बाद वो धीरे धीरे फिर से बदलने लगा और एक जंगली भालू बन गया, और धीरे धीरे चलते हुए उसी कमरे में घूमने लगा। आखिर मेरी सांसें मेरे गले में अटक गई थी जब मैंने ये सब कुछ देखा। मैं बहुत घबराया हुआ था। वो उसी तरह कमरे में चहलकदमी करता रहा, और कुछ देर बाद वो मेरे बहुत करीब आकर रुक गया। उसके बाद वो घुमा और दाहिनी तरफ बने हुए एक दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने इस दरवाजे को नहीं देखा था, क्योंकि कमरे में अंधेरा बहुत था, और यहाँ चीज़ें ऐसी थी कि मैं एक बारगी सब चीज़ों पर नज़र नहीं डाल पाया था। मुझे नहीं पता था वहाँ कोई दरवाज़ा भी है, पर वहाँ एक दरवाज़ा था, और वो सीधे बाहर की तरफ खुलता था, और वो उसी दरवाजे से बाहर की तरफ चला गया था, और अब मैं अकेला रह गया था। मैंने फ़ौरन फुर्ती से काम लिया, और मैं ऊपर के कमरे से होते हुए घर के अंदर आ गया, और उसके बाद कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मैं भी वहाँ से वापस चला गया। आज भी वो संदूक वैसा ही पड़ा था, पर मैंने आज उसे वहाँ पड़ा हुआ देखा। वो खुला हुआ था, और वो बिल्कुल खाली था। उसके अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ कुछ टूटी हुई घड़ियाँ थी, और ऐसा ही कुछ पुराना सामान था। इसके अलावा और कुछ भी नहीं नज़र आया मुझे। और अब मैं भी वापस चला आया वहाँ से। उस रात जो कुछ मैंने देखा वो सब कुछ मेरी समझ से परे था। मैं एक बार फिर वहाँ जाऊँगा, एक बार फिर से उस खाल का रहस्य समझने के लिए मैं वहाँ जाऊँगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।